Hello guys, welcome back to my channel. This is CA Sarshna Agarwal, your law faculty for C and CS subjects. So guys, I hope आप सब अच्छा कर रहे हो और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्लियर CS एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो गाइज आई डोंट बिलीव कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट कुछ होता है, बट व्हाट आई बिलीव इन कि जो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, जो भी आपका कमिंग अटेम्प्ट है, वो आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ये आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम्स के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें फॉलो करके या किन किन चीजों पे ध्यान रख के आप इसको अच्छे से अचीव कर सकते हो और जो आपका आने वाला अटेम्प्ट है उसमें अपना 100% देके कैसे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फोकस करना है स्टडी मटेरियल आप कौन सा फॉलो करने वाले हो। स्टडी मटेरियल, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स दे रहे हो और इंस्टीट्यूट जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है वो अपने मटेरियल से पूछता है और उसके पास एक पैरामीटर होता है। जब वो आंसर्स चेक करता है वो अपने ही मटेरियल के फॉर्मेट पे जो आंसर्स लिखे होते हैं उसके हिसाब से मार्क्स आपको देता है। तो अगर आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर ही रहे हो तो आपको इंस्टीट्यूट की मटेरियल जैसा स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा मटेरियल अभी तक फॉलो किया है कि आप किसी फैकल्टी की क्लासेस का मटेरियल फॉलो कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप एक बार गो थ्रू कर लो कि सारा मटेरियल आपका जो फैकल्टी की बुक में है वो इंस्टीट्यूट की बुक में है या नहीं, और जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं वो आप इंस्टीट्यूट के बुक में मार्क करके वहां से पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप शुरू ही कर रहे हैं अभी पढ़ाई, तो आप स्टडी मटेरियल जो है वो इंस्टीट्यूट का फॉलो कर सकते हैं और जो अमेंडमेंट्स आएंगे वो वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट के पोस्ट हो ही जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको जो मटेरियल फॉलो करना है इंस्टीट्यूट के एट पार करना है, क्योंकि एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही आते हैं और उसी बेसिस पे अगर आप आंसर्स को लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो इंस्टीट्यूट के ही मटेरियल की लिखनी है, पर अगर आप उस बेसिस पे ही पढ़ाई करेंगे तो आपके माइंड में जो रिटेन होगा वो उसी तरह से होगा और आप उसी तरह से आंसर लिख पाएंगे, एटलीस्ट रेप्लीकेट कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप जो मटेरियल फॉलो करें वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करें, नहीं तो एट पार विद स्टडी मटेरियल फॉलो करें। और इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप जो नोट्स बनाएं, अपने जो नोट्स बनाए वो ऐसे बनाए कि आप वो एग्जाम के लास्ट डे में अच्छे से कवर कर पाए, क्योंकि लास्ट डे में कवर नहीं हो पाता है पूरा रिविजन, और इसीलिए आपका जो रिविजन है वो 50-60% ही हो पाता है लास्ट के हाफ डे में। क्योंकि अगर जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं उनके पास 8 to 10 आवर्स ही बच जाते हैं इफेक्टिवली रिवाइज करने के लिए, तो उस समय बहुत जरूरी हो जाता है कि आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करे हो या फिर एकदम आपने कीवर्ड्स जो है वो मॉड्यूल में ही हाईलाइट करे हो। तो इसलिए इसका भी बहुत आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जब आपके ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बचे हैं, यानी कि 90 डेज बचे हैं, तो अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपकी जो सारी क्लासेस हैं वो खत्म हो जानी चाहिए। लास्ट के 3 मंथ्स में आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि क्लासेस जो है वो बहुत सारा टाइम ले लेती है, अभी तक आपकी हो जानी चाहिए। और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपकी 2 महीने पहले एटलीस्ट क्लासेस हो जानी चाहिए। और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 2 महीने पहले क्लासेस हो जानी चाहिए, और अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके 3 महीने पहले, यानी कि अभी तक खत्म हो जानी चाहिए क्लासेस। और नहीं हुई है तो आप उसको जल्दी से खत्म करके प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि लास्ट के टाइम में आपका बहुत जरूरी होता है कि आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं। क्लासेस इतने लास्ट के टाइम में इतना बेनिफिशियल नहीं रहती है, क्योंकि क्लासेस 3-3 4-4 घंटे ले लेती हैं एक दिन में, और उसके बाद आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप 3 महीने से पहले ही क्लासेस जो है वो पूरी खत्म कर लें। अगर आप दिसंबर के लिए अभी एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपकी क्लासेस अभी तक हो जानी चाहिए, अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं। और अगर एक ग्रुप ही दे रहे हैं तो आपकी 2 महीने पहले एटलीस्ट क्लासेस हो जानी चाहिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपको अभी इस समय लेना है कि आपके दोनों ग्रुप्स डिसाइड हो जाने चाहिए कि दोनों ग्रुप में से कौन सा आप देने वाले हैं या फिर दोनों ही देने वाले हैं। और अभी जो भी आप डिसीजन ले लेंगे उसी पे ही आपको टिके रहना है टिल एग्जाम्स। अगर आप दोनों ग्रुप्स देने का सोच रहे हैं तो आप दोनों ही क्लियर कर लेंगे, बिलीव मी, अगर आप एक स्केड्यूल ऐसा बनाते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। लेकिन अभी से ही आपको श्योर होना है, अभी से ऐसा नहीं चलना है कि आप सोच तो ये रहे हैं कि आपको दोनों देना है बट लास्ट में आके आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं। उससे क्या होता है, अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए प्लान करते हैं तो आप दो दो सब्जेक्ट लेके चलते हैं, एक ग्रुप का दूसरे दो सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं दूसरे ग्रुप का, और बीच में आते आते आप डिसाइड ये करते हैं कि आपको एक ही ग्रुप देना है। तो आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है दूसरे ग्रुप में के भी 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने का, वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए अभी से ही श्योर रहें कि आपको ग्रुप्स कौन से देने हैं। और अगर आप ये भी सोच रहे हैं अभी से कि दोनों ग्रुप्स देने हैं, तो अभी से प्रिपरेशन ऐसे कर शुरू कीजिए कि आप एक ग्रुप तो बहुत ही अच्छे से करें और एक ग्रुप ही अभी अच्छे से करें 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। तब तक आपको एक पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि
अच्छा आप उसमें एक ग्रुप में अच्छे हो गए, तब आप नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही ग्रुप साथ लेके चलते हैं, सपोज 2 सब्जेक्ट्स एक ग्रुप के और दूसरे ग्रुप के 2 सब्जेक्ट्स, तो बीच में आते-आते क्या होता है, आपको ऐसा लगता है आप दोनों ग्रुप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप एक चूज़ करने का सोचते हैं और तब तक आपकी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाती है, क्योंकि कोई भी जो एक ग्रुप है, जो उसके आपने जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वो अब आपको कमिंग अटेम्प्ट में यूज़फुल नहीं रहेंगे, तो उसका जो टाइम है और जो एनर्जी है वो वेस्ट हो गई। इसलिए आप एक ही ग्रुप को अच्छे से लेके चलिए, उसको अच्छा करिए 1 डेढ़ महीने के अंदर, और फिर अगर आपको लगता है आप दूसरा ग्रुप भी मैनेज कर सकते हैं, तो उसको वहाँ से पकड़ लीजिए और उसको 1 महीने में करिए। फिर आपके पास रफली 1 महीना रह जाएगा, उसमें आप दोनों ग्रुप्स को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ग्रुप्स के लिए आपको बहुत ही क्लियर होना है कि अगर आप दोनों भी ग्रुप देने का सोच रहे हैं, तो आपको ये स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आप आज शुरू करते हैं, तो आप आज तो बड़ा जोश-जोश में शुरू करते हैं। आप जोश में शुरू करते हैं कि आज से आप डेली 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे और 3-4 5 दिन अच्छे से पढ़ते भी हैं। पर फिर क्या होता है, धीरे-धीरे वो कम होने लगता है और इफेक्टिवली एकदम ही कम हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अभी से ही एक कंसिस्टेंसी बना के चलनी है। अगर आप 8 आवर्स दे सकते हैं तो भी अच्छी बात है, 10 आवर्स दे सकते हैं तो भी अच्छी बात है, पर वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल द एग्जाम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए अभी आप 14 घंटे दे रहे हैं, फिर 4 दिन बाद आप 5 ही घंटे दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद आप 2 ही घंटे दे रहे हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के प्रोफेशनल एग्जाम्स में। इसलिए अभी से एक ऐसा टाइम टेबल लेके चलिए कि आप 8 टू 10 आवर्स तो इफेक्टिवली दें ही, उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो बेटर है, पर अगर 8 टू 10 आवर्स दे रहे हैं तो इट इज़ वेल इनफ, और आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और अच्छे से आप सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप प्रोडक्टिव स्टडी करें इस टाइम में। और प्रोडक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि आप जो भी एक्स्ट्रा टाइम जो आप सोशल मीडिया पे या फिर फ़ोन में या इस तरह की चीज़ों में वेस्ट करते हैं, वो आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने या तो सेल्फ स्टडी करी होगी अगर आपने कोई क्लासेस नहीं ली हैं, या फिर आपने कोचिंग ली होगी। जिन्होंने कोचिंग ली होगी उन्हें तो वहाँ से ट्रेनिंग और गाइडेंस मिल जाता है। पर जो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए मेरे पास ये एडवाइस है कि आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अच्छे से फॉलो कीजिए। कोई भी आपको टॉपिक समझने में या रिविज़न करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप फ्री रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सभी रिविज़न लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आप पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका यूज़ करके आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। साथ के साथ कोई आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, अगर कोई भी आपको टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके साथ आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, उससे आपको ईज़िली टॉपिक समझ आ जाएँगे। अब जैसे कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, टैक्सेशन या फिर सीएमए, इनमें आपको दिक्कत आती है रेफरेंस बुक्स की, तो आप इनमें रेफरेंस बुक लेके वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेली टारगेट्स। आपको एक ऐसे टारगेट सेट करने हैं जो आप डेली अचीव कर पाएँ, और ऐसे अपने टारगेट सेट कीजिए कि सारे जो आपके चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट्स के, वो इक्वली डिवाइड होके या कंटेंट वाइज वो आप उसको फॉलो कर सकें। अगर आप डेली टारगेट्स फॉलो करना चाहते हैं, तो मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली टारगेट्स डालने शुरू किए हैं, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अपने बना रहे हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। डेली टारगेट से ये होता है कि आप डेली एक प्लान फॉलो करते हैं, और आपके जो आज आपने सोचा है कि मुझे 2 चैप्टर्स करने हैं या 3 चैप्टर्स करने हैं, वो आपको करने होते हैं, और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके 40-50 डेज़ में आपका फर्स्ट रिविज़न हो जाएगा। फिर सेकंड रिविज़न आपका शुरू होगा 40 या 50 डेज़ के बाद, और वो भी रफली 30-40 डेज़ में हो जाएगा, और थर्ड रिविज़न के लिए हम देंगे 20-30 डेज़। तो ऐसे आपके सारे जो टारगेट्स हैं दोनों ग्रुप्स के, या फिर सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हैं, तो पूरे हो जाएँगे। अगर आपने अपने लिए कोई टारगेट्स अभी तक सेट नहीं कर रहे हैं या नहीं प्रिपेयर करे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली टारगेट्स डालने शुरू कर दिए हैं मैंने 16th ऑफ सितंबर से, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए भी वो आने वाले हैं फ्रॉम 20th ऑफ सितंबर, तो वहाँ से आप डेली टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। टाइम टेबल में आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप रफली 10 टू 12 आवर्स टाइम दें। अब आप सोचेंगे 10 टू 12 आवर्स कैसे दे सकते हैं आप? तो अगर आप 6 टू 7 आवर्स सो रहे हैं, उसके अलावा रफली आपके पास जैसे बचते हैं 17-18 आवर्स, 16-17 आवर्स, उसमें आपके 3-4 आवर्स अगर आप जनरल जो आपके काम है उसको निकाल के 10 टू 12 आवर्स अच्छे से डिवोट कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ आप ब्रेक्स भी ले सकते हैं। आपने जैसे 3 आवर्स का एक स्लॉट बनाया, उसके बाद आपने हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया। फिर आपने एक 3 आवर्स का स्लॉट बनाया, फिर आपने एक हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया। तो ऐसे-ऐसे करके आपके इफेक्टिवली 12 आवर्स हो जाएँगे, 8 टू 12 आवर्स हो जाएँगे प्रोडक्टिव, और इसमें आपका जो डेली टारगेट्स है वो 95%
अचीव हो जाएगा, बहुत बार 100 भी हो जाएगा, पर बहुत बार 95% भी अचीव हो जाएगा। एंड ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं या डेली टारगेट्स बनाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है या एक चैप्टर में कोई 1-2 टॉपिक्स रह जाते हैं, उसको आप सेकंड रिवीजन में कवर कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड रिवीजन में आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। सेकंड रिवीजन में आपको ऑब्वियस सी बात है कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट रिवीजन में इतना टाइम डिवोट कर दिया है। सो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर आपके 1-2 टॉपिक्स कुछ छूट जाते हैं या रह जाते हैं, वो आप सेकंड रिवीजन में अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रायोरिटाइज करें वेटेज में। इसका मतलब ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स में तो आपके चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिए हुए हैं, पर कुछ सब्जेक्ट में आपके पार्ट वाइज वेटेज दिए हुए हैं। उसमें जैसे आपका पार्ट बी सपोज 25 मार्क्स का है, उसमें 2 चैप्टर्स हैं या 1 चैप्टर है, तो उसको अच्छे से करें। अगर आपको 25 मार्क्स एक चैप्टर में मिल रहे हैं, तो आपको उसको इतने अच्छे से करना चाहिए कि उसमें आपके 25 में से 25 आने चाहिए, और 25 में से 25 नहीं तो एटलीस्ट 20 आने चाहिए। तो एक चैप्टर करके आपके 20 मार्क्स आ गए, और फिर अगर आपको एग्जामिशन स्कोर करना है तो आपको उसमें 40 या 40 ही लाने बाकी रह गए, वो आप और सारे चैप्टर से ला सकते हैं। तो ऐसे स्मार्ट स्टडी करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही स्टडी मटेरियल उठाते हैं तो कंटेंट मत शुरू कर दीजिए पढ़ना, आप उसको पहले देखिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या वेटेज है चैप्टर्स का, अगर मेंशन है किस किस पार्ट्स में मेंशन है, और किसमें ऐसा है कि आपको कम चैप्टर्स मिल रहे हैं, कम कंटेंट्स में ज्यादा मार्क्स का वो पूछ रहा है, तो उसको सबसे पहले कीजिए और उसको अच्छे से कीजिए, उसको एकदम अच्छे से कीजिए ताकि उसमें से कुछ भी आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट इज फोकस कीजिए कीवर्ड्स पे और क्रक्स पे। जब भी आप कोई भी प्रोविजन पढ़ते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी लिखा गया है प्रोविजंस में, उसके कीवर्ड्स और क्रक्स पे फोकस कीजिए, ताकि जब भी आप वो पढ़ें तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स देखने पड़े जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करें, और आपको पूरे सेंटेंसेस ना पढ़ने पड़े, तो उससे आपका बहुत ही ज्यादा टाइम सेव होगा। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसी समय मार्क कर लीजिए कीवर्ड्स, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कीवर्ड्स के नोट्स बना लीजिए। उससे आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे आपका टाइम इफेक्टिवली बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, और आप उसको फिर 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसको इतना समरी बना लिया एक तरह से उसकी, और इसलिए वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट्स में, और अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन क्लेम करनी चाहिए। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं सबके लिए जो आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत पसंद है या आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो उसको इतने अच्छे से पढ़िए, इसको इतने अच्छे से कवर कीजिए कि सारे जो आपके जो मार्क्स है ना, पूरे टोटल एग्रीगेट करने में वो इतनी आपकी हेल्प करे कि आप उसमें 60-70 लेके आए, और जो रिमेनिंग 40% मार्क्स है वो आप दूसरे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में ला सकते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को इतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, कि आपको उसमें से कुछ भी पूछ ले तो आप इतने अच्छे से आंसर करें कि आप 60-70 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं। रिविजन्स कितने करने चाहिए? तो रिविजन्स आपको 3 से 4 से 5 करने चाहिए। अगर आप 3 to 5 रिविजन्स करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मिनिमम 3 तो करने ही चाहिए। मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, उतने अच्छी बात है। अब 6-7 अगर आप करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगता है उसमें, मतलब पहले 2 रिविजन्स में थोड़ा-सा टाइम लगता है, जब आप 3rd, 4th, 5th टाइम रिविजन करते हैं इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप तीसरी, चौथी बार पढ़ रहे हैं, तो आप क्रक्स ही पढ़ रहे हैं, और वो ही पढ़ रहे हैं जो आपको इंस्टेंटली याद नहीं आ रहा है। पहले 2 बार में आपको चीज़ें रिटेन होने लगती हैं, तीसरी, चौथी बार में आप वो चीज़ें पढ़ते हैं जो आपको अभी तक लर्न होने में प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर जो अभी तक थोड़ी डिफिकल्टी थी। इसलिए इसमें इतना टाइम नहीं लगता है जो आपको लग रहा होगा कि 3 से 5 बार अगर आप रिवाइज़ करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आपको प्रैक्टिस करनी है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और सजेस्टेड आंसर्स की, किस तरह से एग्जाम्स में आंसर्स को प्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। पास्ट एग्जाम पेपर्स देखने हैं आईसीएसआई के, क्या आईसीएसआई किस तरह से चाहता है कि आप आंसर्स लिखें। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए सारे, जितने आप कर सकते हैं पिछले 2 साल के या 3 साल के। उससे आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है, और आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आंसर लिखने होते हैं एग्जाम्स में। अगर कोई नया क्वेश्चन है जो आप अगर स्टडी मटेरियल में से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें नहीं है, तो आपको वो भी सॉल्व करने को मिलता है। आप एक नए-नए क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और आपको पता चलता है कि कैसे एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आ जाएँ तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे। फिर आपको सॉल्व करने होते हैं टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो, इंस्टीट्यूट की कोई पास्ट एग्जाम पेपर्स भी, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पर टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आप इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व कर सकते हो, जो ऑनलाइन अवेलेबल है।
या फिर आप इंस्टीट्यूट की बुक्स में भी बहुत बार पीछे टेस्ट पेपर्स होते हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हो और उसको सॉल्व करके आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सीनियर नहीं है या कोई टीचर नहीं है चेक कराने के लिए, तो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या मिस्टेक्स हैं। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि आपको 1 या 2 अटेम्प्ट एग्जाम देके लगे, उससे बेटर है कि आप 1 या 2 अटेम्प्ट के पेपर्स खुद घर पे ही सॉल्व कर लो। मतलब ये है कि अगर आप 2 पेपर्स घर पे ही सॉल्व कर लेते हो, तो आप देखोगे कि आपके जो मार्क्स है ना, वो एकदम ही 10-15 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर आप घर पे सॉल्व करते हो पेपर और आपके अगर सपोज 40 आते हैं या 45 आते हैं और आपने 2 पेपर्स घर पे ही सॉल्व कर लिए एग्जाम देने से पहले, तो जब एग्जाम्स में आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स आएंगे वो 55-60 प्लस आएंगे, बिकॉज आपने पहले ही प्रैक्टिस कर ली है और आपको पता है कि आप क्या मिस्टेक्स करने वाले हो। तो ऑब्वियसली आप उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे। अब अच्छे से पढ़ के जाओगे तो अच्छे से आपको पता है कि क्या आपकी गलतियां हैं, उस पर आप अच्छे से फोकस करोगे, तो आप वो गलतियां एग्जाम्स में नहीं करोगे। तो आपके मार्क्स जो है वो इंस्टेंटली 15-20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, जो आपने घर पे सॉल्व करके आपके जितने मार्क्स आए थे। तो बेटर होता है कि आप 2 अटेम्प्ट्स एक्चुअल में लगाओ, उससे बेटर है कि आप 2 पेपर्स घर पे खुद ही सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जाओ और जो एग्जाम लिखो एग्जाम में इजीली क्लियर कर लो। तो हमेशा 2 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो किसी भी पेपर में, तो आप ये श्योर हो सकते हो कि आप एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लास्ट डे जो रिवीजन नोट्स है वो एकदम शॉर्ट और क्रिस्प बनाओ। लास्ट डे रिवीजन नोट्स का मतलब है कि क्योंकि आपकी जो मॉड्यूल है वो 500-600 पेजेस की हो जाती है, कोई भी आप जो मटेरियल पढ़ते हो वो 400-500 पेजेस का हो जाता है, और वो लास्ट के दिन आप रिवाइज नहीं कर सकते, कोई भी रिवाइज नहीं कर सकता 8 to 10 आवर्स में, क्योंकि आपको इफेक्टिवली एक दिन भी नहीं मिलता है। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको एक भी दिन नहीं मिलता है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का। तो आप उस समय आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए रफली 200 या 250 पेजेस के रजिस्टर के, जो आप अच्छे से रिवाइज कर सको। उसके लिए आप नोट्स खुद से भी बना सकते हो या फिर मॉड्यूल में ही हाईलाइट कर सकते हो कि आपको क्या क्या देखना है। सपोज जैसे मैंने एसबीईसी के नोट्स डाले हैं टेलीग्राम पे, आप उसको फॉलो कर सकते हो अगर आप एसबीईसी देख रहे हो। तो उस तरह के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो रेलिवेंट नहीं है उसको ध्यान नहीं देना है लास्ट के दिन। आपको वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है या जो एग्जाम में जो क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है। तो उसके लिए अभी से ही प्रिपेयर कीजिए, अभी से ही उसको लेके चलिए कि लास्ट के दिन आपको क्या पढ़ना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम्स में आप पेपर्स प्रेजेंट कैसे करते हो, इसका आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व घर पे करोगे तभी पता चल जाएगा कि आपको कैसे एग्जाम्स में पेपर लिखने हैं। इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि सर्टिफाइड कॉपीज में बच्चे कैसे आंसर्स लिखते हैं, किस तरह के आंसर लिखने पे कैसे मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें क्या लिखना है, वो भी आपको उससे पता चल जाएगा। तो प्रेजेंटेशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंटेंट तो इंपॉर्टेंट होता है ही, पर कंटेंट जरूरी नहीं है कि आपका बहुत अच्छा हो सकता है आपको बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हो एग्जाम्स में, पर उसको भी कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे उसमें प्रेजेंट करके एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए, स्कोर करना है, वो आप देख सकते हो। उसको वो आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा जब आप पेपर्स लिखोगे। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो, यू कैन बी श्योर कि आप एग्जाम्स में अच्छे से क्लियर कर सकते हो। पर आपको इन सब पे फोकस करना है और ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस करना है। ये नहीं कि आपने कुछ दिन किया फिर नहीं किया। तो इन सब बातों पे अगर आप ध्यान देते हो तो यू कैन इजीली क्लियर द एग्जाम्स। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर। बाय बाय।